Assalamualaikum, I'm Dr. Samia Jameel and I'm going to start my third lecture on Radiant Notes FCPS Pulse by Rafula। और यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे आज 165 पॉइंट से। अब इसमें सबसे पहले कहता है पेशेंट फील वीकनेस, फैटीग, डिस्निया, शी इज पेल, लैब रिपोर्ट्स रिवील द माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक पिक्चर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सफरिंग फ्रॉम। अब जो हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है ना, आपने याद रखना है इसकी जो पिक्चर होती है उसमें माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है। अब नीचे हम टेबल स्टार्ट करते हैं, उसमें आपको कुछ चीज़ें और क्लैरिफाई हो जाएंगी। इसमें सबसे पहले कहता है कि माइक्रोसिटिक एनीमिया में जो एमसीवी लेवल्स होते हैं ना, वो हमारे पास लेस देन 80 होते हैं। अब याद रखना है कि नॉर्मल एमसीवी लेवल्स की जो हमारे पास वैल्यू होती है ना, वो होती है 80 टू 100 फेम्टोलीटर। तो अगर एमसीवी लेवल जो है वो लेस देन 80 होंगे, दैट मीन वो हमारे पास माइक्रोसिटिक एनीमिया होगा। और अगर एमसीवी लेवल्स जो होंगे मोर देन 100 होंगे, दैट मीन्स वो हमारे पास मैक्रोसिटिक एनीमिया होगा। दूसरी चीज़, माइक्रोसिटिक और मैक्रोसिटिक का डिफरेंस आपने इस तरह से देखना है। दूसरी बात आती है हाइपोक्रोमिक की। अब हाइपोक्रोमिक में ये होता है कि हम देखते हैं हीमोग्लोबिन लेवल क्या है। MCHC लेवल्स जो होते हैं ना, ये देखने के लिए यूज़ करते होते हैं कि ये हाइपोक्रोमिक है या हाइपरक्रोमिक। अगर HB लेवल्स जो हैं वो कम हो गए, दैट मीन वो हाइपोक्रोमिक एनीमिया होगा हमारे पास। उसमें हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम होगी। और अगर हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, दैट मीन वो हमारे पास हाइपरक्रोमिक एनीमिया होगा। देन हम अगेन पढ़ते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या है। आगे हमारे पास माइक्रोसिटिक एनीमिया में वो देता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसीमिया और एनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज। अब जो हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, इसमें हम इसके फर्दर फीचर्स पढ़ते हैं। इसमें कहता है कि प्लमर विल्सन सिंड्रोम जो होता है हमारे पास, उसमें कौन सा एनीमिया होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसके अलावा हमारे पास प्लमर विल्सन सिंड्रोम का निमोनिक था डाई। प्लमर विल डाई में डी जो है वो शो करता है हमारे पास डिस्फेगिया होता है। आई से होता है हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। और ई से हमारे पास ईसोफेगियल वायरसेस बनते हैं इन प्लमर विल्सन सिंड्रोम में। सेकंड पे कहता है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में डिक्रीज सीरम आयरन लेवल्स होते हैं, इंक्रीज टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है और डिक्रीज फेरेटिन लेवल्स होते हैं बेस्ट टेस्ट। अब अगर वो पूछे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कौन सा है, तो हमने वहाँ पे लिखना होता है हमेशा सीरम फेरेटिन, या सीरम फेरेटिन की ऑप्शन ऑफ करनी होती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अब वहाँ पे टोटल आयरन तो कम है, सीरम आयरन भी कम है, फेरेटिन भी कम है। तो वहाँ पे जो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी होगी, तो आपने याद रखना है वो इसमें हमेशा ज़्यादा हुई होती है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। इसमें अब एक और चीज़ ये है कि अगर वो कहे कि वीकनेस बहुत ज़्यादा है, तो वो भी हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हो रही होती है। इसके अलावा हम अकल्ट ब्लड इन स्टूल अगर कहे कि किस में कराते हैं, अकल्ट ब्लड इन स्टूल टेस्ट वाला टेस्ट, अकल्ट ब्लड स्टूल टेस्ट, तो वो हम किस में कराते हैं, वो भी हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में कराते हैं। सेकंड पे आता है हमारे पास थैलेसीमिया। अब थैलेसीमिया का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है हम पहले वो पढ़ लेते हैं, देन मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करा दूंगी इसमें। इसमें कहता है कि ये हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। बीटा चेन्स 4 इन नंबर होती हैं, एक्सप्रेस पोस्टनेटली ओनली, देयरफॉर एनीमिया मैनिफेस्ट 6 to 9 मंथ आफ्टर द बर्थ। अब याद रखना है 6 से 9 महीने आफ्टर द बर्थ ये वाला एनीमिया जो है ये मैनिफेस्ट करता है, इससे पहले ये नहीं प्रेजेंट होता, यानी इसका डायग्नोसिस नहीं हो पाता। बीटा थैलेसीमिया इज ड्यू टू द पॉइंट म्यूटेशन। अब बीटा थैलेसीमिया ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन होता है, इसे स्प्लाइसिंग म्यूटेशंस भी कहते हैं। अब ये फर्दर हमारे पास इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है बीटा थैलेसीमिया मेजर, एक होती है बीटा थैलेसीमिया माइनर। अब जो मेजर होती है ना, वो हीमोग्लोबिन एफ की वजह से होती है, इंक्रीज हुआ होता है इसमें। और माइनर जो होती है, इसमें हीमोग्लोबिन A2 लेवल्स जो होते हैं ना, वो इंक्रीज हुए होते हैं। अब याद रखते हैं हीमोग्लोबिन एफ लेवल्स अगर इंक्रीज होंगे तो वो मेजर बीटा थैलेसीमिया होगा। और अगर हीमोग्लोबिन A2 लेवल्स इंक्रीज होंगे तो वो हमारे पास माइनर बीटा थैलेसीमिया होगा। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट भी मैं आपको बताती हूँ। इसमें आपने याद रखना है कि हमेशा रेटिक काउंट अगर ज़्यादा हुआ है और बाकी थोड़े बहुत फीचर वो आपको बीटा थैलेसीमिया के देता है, तो आपने फौरी तौर पे ऑप्शन जो है वो ऑप्ट कौन सी करनी है। सॉरी, मेरा मोबाइल बंद हो गया था।
अच्छा, अगर वो आपको फीचर्स बताता है बीटा थैलेसीमिया के, ये जो मैंने पहले टेबल में सारे पढ़ लिए हैं, इसके अलावा अगर इंक्रीज रेटिक काउंट कहता है कि रेटिक काउंट जो है वो ज़्यादा हुआ है, दैट मीन आपने फौरी तौर पे कौन सी ऑप्शन ऑप्ट करनी है, थैलेसीमिया की। देन वो कहेगा कि हिस्ट्री ऑफ मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन है, हिस्ट्री ऑफ मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन। तो अगर मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री है तो दैट मीन अगेन वो हमारे पास क्या है, थैलेसीमिया की हिस्ट्री है। देन इसमें फैमिली हिस्ट्री भी आ सकती है, हिस्ट्री ऑफ मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन के अलावा फैमिली हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट होती है थैलेसीमिया के पेशेंट्स में। और लास्ट पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपने याद रखना है, इसमें स्प्लीनोमेगैली होता है। अगर तो पेशेंट में ये वाले सारे फीचर्स प्रेजेंट हैं तो आपने फौरी तौर पे ऑप्शन ऑप्ट करनी है थैलेसीमिया की। लास्ट पे आता है हमारे पास एनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज। इसमें कहता है सीरम आयरन लेवल्स जो हैं वो कम हुए होते हैं और डिक्रीज हुई होती है टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। अब याद रखना है कि इसमें सीरम आयरन लेवल कम होने के साथ ना टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है इंक्रीज हुई होती है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। और जो एनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज है इसमें डिक्रीज सीरम आयरन लेवल्स के साथ डिक्रीज हुआ होता है टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। और एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए कि हमारे पास जो नॉर्मल फेरेटिन लेवल्स होते हैं ना, उनकी हमारे पास वैल्यू होती है 13 to 150। और अगर फॉर एग्जांपल सीरम फेरेटिन लेवल बहुत ज़्यादा हो तो वो आयरन पॉइजनिंग करा रहे हो, तो वहाँ पे हम डी फेरोक्सामीन एक ड्रग होती है वो देते हैं, जो हमारे पास आयरन लेवल्स को वापस लेके आने की कोशिश करती है जब वो वहाँ पे आयरन पॉइजनिंग करा रहे होते हैं, जब हमारे पास फेरेटिन लेवल 1000 होता है, मतलब मोर देन 150 बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया हुआ होता है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसमें हमारे पास कहता है कि लेड पॉइजनिंग होती है, बेसोफिलिक स्टिपलिंग शो करती है लेड पॉइजनिंग, लेड लाइंस शो करती है, डिक्रीज हीम सिंथेसिस करती है। अब जो हमारे पास लेड लाइंस होती हैं ये बेसिकली क्या होती हैं, लेड लाइंस को हम कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं कि सॉरी लेड लाइन को नहीं, बेसोफिलिक स्टिपलिंग को। बेसोफिलिक स्टिपलिंग हमारे पास क्या होती है, इसे हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ये स्मॉल ब्लू डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इन द पेरिफेरल ब्लड पिक्चर। अब ये इस तरह के होते हैं कि ये इस तरह के होते हैं, स्मॉल ब्लू डॉट लाइट स्ट्रक्चर जो होते हैं ना पेरिफेरल ब्लड पिक्चर में शो होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि वहाँ पे लेड पॉइजनिंग की वजह से वहाँ पे क्या हुआ है, बेसोफिलिक स्टिपलिंग हुई हुई है वहाँ पे। ये भी हमारे पास टाइप है माइक्रोसिटिक एनीमिया की। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। इसमें इंक्रीज आयरन लेवल हुए होते हैं, नॉर्मल और डिक्रीज टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है, इंक्रीज फेरेटिन लेवल्स होते हैं और इसमें रिंग्ड सिड्रोब्लास्ट होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट में कहता है कि टारगेट सेल का हमारे पास जो टारगेट सेल है ना वो ब्लड पिक्चर में प्रेजेंट हो सकते हैं, उसका हमारे पास जो निमोनिक है वो कहता है HALT है, हैलिट। इसमें HBC डिजीजेस में ज़्यादा हुए होते हैं हमारे पास टारगेट सेल। इसके अलावा एसेप्लिनिया में ज़्यादा हुए होते हैं, लिवर डिजीजेस में हुए होते हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में और एनीमिक थैलेसीमिया में हुए होते हैं। अब अगर हम ऊपर वाला टेबल अच्छे से याद कर लेंगे तो नीचे वाले हमारे पास एमसीक्यूज करना बिल्कुल कोई मसले की बात नहीं रहेगी। तो हम देखते हैं कि इन एमसीक्यूज में वो क्या देता है। कहता है कि आयरन प्रेजेंट इन द फेरस फॉर्म इन ट्रांसफेरिन। ये तो एक कॉमन एमसीक्यू है जो हमेशा पूछा जाता है कि आयरन प्रेजेंट इन इट्स फेरस फॉर्म इन ट्रांसफेरिन। ये आयरन की फेरस फॉर्म है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन फॉर द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मैंने आपको लास्ट पे भी बताया, लास्ट पेज पे भी, कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए अगर वो पूछे मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट कौन सा है तो डिक्रीज सीरम फेरेटिन लेवल, मतलब इसमें सीरम फेरेटिन कराते हैं ना, मतलब इसका ये हुआ तो वो क्या होता है, डिक्रीज हुई होती है। और इंक्रीज हुई होती है टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। ये दोनों बातें आपने अच्छे से याद रखनी है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से रिलेटेड। और मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट वो पूछे तो हमारे पास सीरम फेरेटिन लेवल्स होते हैं। फिर कहते हैं फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बेस्ट टेस्ट इज सीरम फेरेटिन एंड इंक्रीज टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेसिफिक इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, डिक्रीज फेरेटिन। Most important investigation is again serum ferritin scenario in which there was the RBC slide in which they show thin streaks of the iron। अब thin streaks of the iron का मतलब यहाँ पे ये है कि HB लेवल कम है। तो HB लेवल कम है और ये कहता है हाइपोक्रोमिक एंड द माइक्रोसिटिक एनीमिया है, कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को शो कर रहा है। तो दैट मीन कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में मैंने आपको पहले भी बताया हाइपोक्रोमिक और नॉर्म माइक्रोसिटिक पिक्चर आती है हमारे पास। Blood picture in the iron deficiency anemia is microcytic hypochromic. A patient has end-stage renal disease
and is on dialysis for 6 months. He received multiple blood transfusion. Her HB is 8, MCV level is 86. अब ये नॉर्मल में लाई कर रहे हैं. लो MCH levels. What type of anemia he has? अब नॉर्मोसिटिक हाइपोक्रोमिक है. अब बेसिकली यहाँ पे ना ये लेवल तो नॉर्मल है. MCV लेवल्स मैंने आपको बताया था माइक्रोसिटिक और मैक्रोसिटिक को डिफाइन करते हैं. तो अब यहाँ पे MCV की नॉर्मल वैल्यू थी 80 to 100. अब MCV इनके दरमियान लाई कर रहा है, दैट इज़ 86. तो ये नॉर्मोसिटिक है, लेकिन लो MCH लेवल्स हैं, हीमोग्लोबिन लेवल्स कम है, दैट मीन हाइपोक्रोमिक एनीमिया है वहाँ पे. फिर कहते हैं फॉर रीनल डिजीज पेशेंट MCV जो होता है ना वो माइक्रोसिटिक, मैक्रोसिटिक और नॉर्मोसिटिक को शो करता है, वाइल MCH लेवल नॉर्मोसिटिक, हाइपोक्रोमिक और हाइपरक्रोमिक को शो करते हैं. अगेन मैंने आपको ये पहले भी स्टार्ट में एक्सप्लेन कर दिया था, वही बात कर रहा है यहाँ पे. A patient of the chronic renal failure on the dialysis have the HB9, MCV is 89, and MCHC and hematocrit also is on range. Which type of the anemia? तो ये हमारे पास नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया आ जाएगा. यंग पेशेंट हैज़ द डिज्निया एंड द एनीमिया सिम्टम्स. MCV जो है 100 है, MCHC दिस एंड HB9. व्हाट टाइप ऑफ एनीमिया इज नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक. मतलब इसमें MCV के लेवल भी नॉर्मल है और इसके भी लेवल नॉर्मल है, दैट मीन नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया है ये. Scenario with the 8-year-old girl with the microcytic hypochromic anemia. Diagnosis is iron deficiency anemia. Then वो कहता है a patient has hemoglobin 6. Blood picture shows the target cells and the microcytic hypochromic anemia. तो पेशेंट हैज़ फीवर एंड dysphagia. तो ये हमारे पास किसकी पिक्चर है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की. 25-year gravid of 4 present with the weakness and the occult blood in stool. तो ये हमारे पास किसकी पिक्चर आ गई? ये हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की पिक्चर आ गई कि अकल्ट ब्लड इन स्टूल किस में आता है. मैंने आपको पहले भी बताया था अकल्ट ब्लड इन स्टूल होगा, दैट मीन वो हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की पिक्चर है. फिर कहता है आप पेशेंट प्रेजेंटेड टू द OPD विद द कंप्लेंट्स ऑफ ईसी fatigability, pallor and the body aches. Her labs show the HB 6.5, MCV is 22, MCAC is 25. What is cause? तो ये हमारे पास कॉज क्या है इसका? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. देन कहता है फेरस फॉर्म ऑफ द आयरन इज हीमोग्लोबिन. मदर मिल्क इज़ डेफिशिएंट इन आयरन. ये इंपॉर्टेंट MCQ है, डिफरेंट है बाकियों से कि मदर मिल्क किस चीज़ में डेफिशिएंट होता है? आयरन में. अ पेशेंट हैज़ द HB6, प्लेटलेट इज़ 4,50,000 विद द हाइपर सेलुलर बोन मैरो. डायग्नोसिस इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. A 6-year-old girl presented with the anemia, memory, and the fatigue. CBC showed the MCV and MCHC low. HB is 6.8. What is diagnosis is iron deficiency anemia. इसमें दोनों चीज़ें कम है. That mean ये माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक पिक्चर बता रहा है. तो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक पिक्चर किसकी होती है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की. लास्ट पॉइंट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले एब्जॉर्प्शन ऑफ द आयरन एक्सेप्ट विटामिन सी. ये भी थोड़ा डिफरेंट MCQ है, इस पर भी स्टार लगा लें और इन दोनों MCQs को आपने रिपीट करना है. बाकी सारे MCQs पीछे टेबल में भी दिए हुए थे. देन वो हमें नीचे कहता है नो द डिफरेंसेस. अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दो याद करने के लिए. अब इसमें ना पहले में कहता है 29-year फीमेल प्रेजेंटेड विद द लिथार्जी इरिटेबिलिटी फॉर द लास्ट 5 ईयर. लैब रिवील HB 9.6 है. अब याद रखना है HB कम था उसका. MCV इज 70, MCIC इज लो. विद द नॉर्मल WBCs एंड द प्लेटलेट काउंट शी वॉज प्रिस्क्राइब आयरन सप्लीमेंट्स. अब HB हम उसके पास 9.6 था, उस पर उसे देना स्टार्ट कर दिया हमने आयरन सप्लीमेंट्स. ये दो बातें याद रखने के लिए. एंड येट द आफ्टर 2 months शी हैज़ द HB10. अब 2 महीने बाद उसका HB 9.6 से आयरन सप्लीमेंट्स के बाद कितना हो गया? 10. तो कहता है विच लैब इन्वेस्टिगेशन शुड बी ऑर्डर टू फाइंड द अंडरलाइंग कॉज ऑफ द परसिस्टेंट एनीमिया. तो आपने याद रखना है जब भी उसका HB कम होगा और वो उसे आयरन सप्लीमेंट्स देगा, आयरन सप्लीमेंट्स इंक्रीज कर देंगे HB को, जैसे इसमें किया 9.6 से 10 कर दिया. तो इसमें वो आगे पूछेगा कि आप कौन सा बेस्ट टेस्ट कराएंगे टू रूल आउट. तो आपने याद रखना है HB इलेक्ट्रोफोरेसिस है. मतलब HB कम था
और एच बी ज़्यादा हो गया आफ्टर आयरन सप्लीमेंट्स, तो हमने कौन सा टेस्ट कराना है, एच बी इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट पे कहते हैं पेशेंट विद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वाज गिवन आयरन सप्लीमेंट्स टू मॉनिटर द रिस्पांस। तो हमने उसमें कौन से लेवल्स कराने हैं, सीरम फेरेटिन लेवल्स कराने हैं। याद रखें कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया उसने मेंशन करती है, जब भी वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मेंशन करके स्पेसिफिक टेस्ट पूछेगा तो वो सीरम फेरेटिन होगा। नीचे वो थैलेसीमिया से रिलेटेड एमसीक्यूज दे रहा है। 29-year-old lethargic, irritable since 5 year, HB उसका 9.6 है एंड द प्लेटलेट वैल्यू वर नॉर्मल, WBCs भी नॉर्मल है। आयरन थेरेपी गिवन, अगेन आयरन थेरेपी गिवन हो गई है और HB इंक्रीज हो गया, तो कौन सा टेस्ट कराएंगे, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस टू नो द कॉज ऑफ द persistent anemia. नेक्स्ट पॉइंट है 6 month प्रेग्नेंट लास्ट विद द जनरलाइज वीकनेस and the lethargy present with the HB 9.8 है, MCV is this, MCV इसमें कम हुआ हुआ है, नॉर्मल वैल्यू 80 to 100 थी, MCHC is 15, सीरम फेरेटिन is 150, वट इज़ मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ एनीमिया, याद रखना थैलेसीमिया ट्रेट होगी इसमें जिसमें सारी चीज़ें कम हुई हुई हैं, साथ में सीरम फेरेटिन थोड़ा इंक्रीज हुआ हुआ है, तो कौन सा ये थैलेसीमिया ट्रेट का MCQ है। A young girl presented to you with fatigue, lethargy, mild jaundice, skin discoloration, and the enlarged spleen. लैब शो द HP9 है उसका, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है, फेरेटिन इज दिस मच हाई। नेक्स्ट ट्रीटमेंट इज ऑप्शन इज डिफेरोक्सामिन। अब याद रखना है कि जब भी आयरन पॉइजनिंग हुई होगी, मतलब यहाँ पे सीरम फेरेटिन लेवल्स जो है ना वो ज़्यादा हुए हुए हैं। नॉर्मल सीरम फेरेटिन मैंने आपको बताया था 13 to 150 के दरमियान होते हैं, अगर इससे ज़्यादा हुए होंगे दैट मीन वहाँ पे आयरन पॉइजनिंग हुई हुई है। तो आयरन पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिफेरोक्सामिन ड्रग है वो यूज़ करते हैं। A 22-year-old woman has the congenital anemia that has required the multiple transfusions of the RBCs for many years. अब यहाँ पे आपने याद रखना है कि किस चीज़ की हिस्ट्री आई है, मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन्स की हिस्ट्री आ गई है। On physiological examination, she is no significant. There has no significant finding. However, liver function tests show reduced serum albumin. Which of the following finding would most likely to appear in the लिवर बायोप्सी स्पेसिमेन, तो उसमें हमारे पास कहता है कि हीमोसिड्रिन इन हेपेटोसाइट्स इकट्ठी हुई होती है, क्योंकि यहाँ पे वो जो हमें सारे फीचर्स बता रहे हैं मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन के, मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या होता है कि वहाँ पे आयरन लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, आयरन पॉइजनिंग हो जाती है, सीरम फेरेटिन लेवल ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर लिवर बायोप्सी कराएंगे इस ड्यूरेशन में तो लिवर कौन सी पिक्चर शो करेगा, हीमोसिड्रिन इन हेपेटोसाइट, हीमोसिड्रिन शो करेगा इन हेपेटोसाइट्स। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। अब इसमें कहता है कि पेशेंट प्रेजेंटेड विद द एनीमिया, failure to thrive, pallor, weakness and the give history of the many transfusion, again many transfusion की history आ गई है to the older brother। lab showed HB is this, MCV is low, a microcytic hypochromic anemia, investigation of the choice in this is HB electrophoresis कराएंगे हम। इसमें हमारे पास HB भी कम हुआ है, MCV भी कम हुआ हुआ है, लेकिन आफ्टर मैनी ट्रांसफ्यूजन कम हुआ हुआ है। दैट मीन्स कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का ये फीचर नहीं है कि मैनी ट्रांसफ्यूजन्स है, वो फीचर है हमारे पास थैलेसीमिया का। तो इसमें हमने कौन सा टेस्ट कराना है, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस। लेकिन अगर वो कहे कि बस MCV लो है और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की पिक्चर दे, तो तब हम सीरम फेरेटिन लेवल्स कराएंगे। A child presented with a splenomegaly and give the family history of the anemia. His peripheral smear of a patient showed MCV is 57, MCH is 19 and HB is 5. Investigation of child to be done next is HB electrophoresis. A 2-year-old girl with a history of failure to thrive, anemia and HB electrophoresis show the maximum amount of 2 alpha and 2 gamma chain। तो 2 अल्फा और 2 गैमा चेन किस में होती है, HbF में, जो हमारे पास फीचर है मेजर बीटा थैलेसीमिया का। पॉइंट म्यूटेशन अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीटा थैलेसीमिया। देन बात करते हैं थैलेसीमिया चाइल्ड टुक अपॉइंटमेंट फॉर द डेंटिस्ट फॉर टूथ एक्सट्रैक्शन, बट 2 days before that she developed the deep jaundice, dark urine and
HB is 4, डायग्नोसिस कैस्ट्रेशन क्राइसिस हो जाता है वहाँ पे। अब बेसिकली इसमें ये है कि थैलेसीमिक पेशेंट है और उसने टूथ एक्सट्रैक्शन कराई है, तो उसमें स्प्लीनोमेगैली बेसिकली थैलेसीमिक पेशेंट में हो ही इस वजह से रही होती है कि वहाँ पे ब्लड सेल जो है उनकी इंजरी हो रही होती है, तो यहाँ पे सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस हो जाता है इन थैलेसीमिक पेशेंट्स में। A 2-year-old child presented with a progressive pallor, HB जो है 4.9 है, MCV अगेन लो है, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली है, कॉज इज थैलेसीमिया मेजर। अब याद रखना है कि हेपेटोस्प्लीनोमेगाली किसका फीचर था, थैलेसीमिया मेजर का। उसमें भी MCV लेवल्स कम हुए होते हैं, HB लेवल्स कम हुए होते हैं और चाइल्ड प्रेजेंटेड विद अ प्रोग्रेसिव पैलर है। चाइल्ड गार्ड एनीमिया एंड अदर ब्रदर हैज़ ए हिस्ट्री ऑफ मैसिव ट्रांसफ्यूजन। अब याद रखना है कि फैमिली हिस्ट्री भी आ गई है, मैसिव ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री भी आ गई है, तो डायग्नोसिस क्या होगा हमारे पास, थैलेसीमिया। Child having the HB5 retic count is 12, splenomegaly receive multiple transfusion, diagnosis is thalassemia major. Regarding beta thalassemia, abnormal beta hemoglobin chain synthesis हो जाती है इसमें। Thalassemia major diagnosed by the increased HbF levels, ये हमारे पास बेसिकली टेस्ट है। इंक्रीज HbF levels जो है ये हमारे पास थैलेसीमिया मेजर का टेस्ट है। Female presented lethargic pigmentation of body. Her HP is 8.1, MCV is low, MCIC is this, and serum ferritin is 1000. तो treatment of choice is deferoxamine. फिर आता है लेड पॉइजनिंग पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेरिफेरल ब्लड फाइंडिंग इज एसोसिएटेड विद द लेड पॉइजनिंग, तो याद रखना है बेसोफिलिक स्टिपलिंग हो जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया स्मॉल ब्लू डॉट टाइप सेल्स जो होते हैं ना वो बनना शुरू हो जाते हैं इन पेरिफेरल ब्लड पिक्चर्स में, जिसे हम बेसोफिलिक स्टिपलिंग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 166, इसमें कहता है इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी हो जाती है और हमारे पास क्या होता है, डिक्रीज हो जाते हैं इसमें सीरम फेरेटिन लेवल्स। नोट द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज द ओनली टाइप ऑफ एनीमिया विच टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है। बाकी अगर बाकियों में सीरम फेरेटिन लेवल डिक्रीज भी हो रहे हो तो उसमें टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी भी साथ में डिक्रीज हो रही होती है। तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी अगर इंक्रीज हो रही है दैट मीन कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डायग्नोस्टिक फीचर है फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। नेक्स्ट 167 पॉइंट है, इसमें कहता है अ लेडी आफ्टर सर्जरी विद द एक्यूट ब्लड लॉस विच टाइप ऑफ एनीमिया विल बी प्रेजेंट। तो हमारे पास एक्यूट ब्लड लॉस में हमेशा याद रखना है नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसिटिक एनीमिया होगा, लेकिन अगर क्रोनिक ब्लड लॉस है और वो काफ़ी अरसे से चल रहा है तो दैट मीन्स वो चेंज हो जाएगा हमारे पास दूसरे टाइप ऑफ एनीमिया में, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक में। तो एक्यूट ब्लड लॉस में हमारे पास कौन से टाइप का एनीमिया होता है, नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसिटिक, और क्रोनिक ब्लड लॉस में इनिशियली नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसिटिक होता है, लेटर ये चेंज हो जाता है माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया में, दैट इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। नेक्स्ट पे कुछ एमसीक्यू है। अ बॉय हैड द रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट एंड सडनली लॉस 1.5 लीटर ऑफ द ब्लड, विच टाइप ऑफ प्लेरिफल पिक्चर इज सीन। तो नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया हम देखेंगे क्योंकि उसमें एक्यूट ब्लड लॉस हुआ है। फिर कहता है अ 40-year पेशेंट गॉट ट्रैफिक एक्सीडेंट एंड ही लॉस सम ब्लड, वट एनीमिया ही मे बी। तो ये हमारे पास नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसिटिक एनीमिया होगा। अगेन उसने एक्सप्लेन ये करना चाहा है इसमें कि अगर एक्यूट ब्लड लॉस की हिस्ट्री है तो एक्यूट ब्लड लॉस में ब्लड पिक्चर कभी चेंज नहीं होगी, उसमें नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसिटिक एनीमिया होगा। लेकिन अगर क्रोनिक ब्लड लॉस की पिक्चर है तो उसमें आपने याद रखना है कि इनिशियली क्रोनिक ब्लड लॉस में नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया होता है और जो बाद में चेंज हो जाता है माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया में, जो होता है हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 168 पॉइंट। अब 168 पॉइंट में कहता है अ वुमेन फील लेथार्जिक फॉर 5 मंथ। मम्मा, मम्मा। पॉइंट से इसमें कहता है अ वुमन फील लेथार्जिक फॉर 5 मंथ्स एंड हैज डिस्नी ऑन एक्सर्शन, टिंगलिंग सेंसेशन इन द फीट्स एंड difficult walking. Her HB is 5.6, WBC is 3500, platelets is 1,20,000, diagnosis is vitamin B12 deficiency. अब नीचे हम अगेन पूरा टेबल कवर करते हैं, उसमें आपका ये पॉइंट भी अच्छे से कवर हो जाएगा। इसमें अगेन मैक्रोसिटिक एनीमिया, पहले हमने जो टेबल पढ़ा उसमें सारे माइक्रोसिटिक एनीमिया थे और उनकी फर्दर एक्सप्लेनेशन थी। अब ये है हमारे पास मैक्रोसिटिक एनीमिया।
अगेन आपने याद रखना है कि नॉर्मल लेवल्स जो होते हैं वो होते हैं 80 to 100, और अगर लेस देन 80 होगा दैट मीन माइक्रोसिटिक है, मोर देन 100 होगा दैट मीन मैक्रोसिटिक एनीमिया है। मैक्रोसिटिक एनीमिया को फर्दर डिवाइड करता है B12 डेफिशिएंसी एनीमिया में और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया में। अब जो हमारे पास B12 डेफिशिएंसी एनीमिया है ना, इसमें कहता है कि विटामिन B12 बाइंड विद द इंट्रिंसिक फैक्टर देन एब्जॉर्ब इन द टर्मिनल आइलियम। अब विटामिन B12 को कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड होती है फॉर एब्जॉर्प्शन, वो होता है हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर रिक्वायर्ड होता है। और ये एब्जॉर्ब कहाँ पे होता है विटामिन B12 विद द हेल्प ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर इन टर्मिनल आइलियम। इसमें हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स होते हैं, मोर देन 5 लोब्स होती हैं उनकी। डिक्रीज सीरम विटामिन बी लेवल्स होते हैं, इंक्रीज होमोसिस्टिन होता है, इंक्रीज मेथाइल मेलानोनिक एसिड होता है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, अब याद रखना है कि न्यूरोलॉजिकल सिम्टम इज़ द मोस्ट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बिटवीन द B12 एंड द फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। अगर वहाँ पे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ गए हैं तो वो हमारे पास B12 डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। कैन प्रेजेंट विद द पैनसाइटोपेनिया। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें इंक्रीज हीमोसिस्टीन लेवल्स इसलिए हो रहे होते हैं कि हमारे पास विटामिन B12 लेवल जो होते हैं ना वो रिक्वायर्ड होते हैं होमोसिस्टीन को ब्रेक करने के लिए, जो इसमें फर्दर केमिकल्स में चेंज करता है। लेकिन जब विटामिन B12 डेफिशिएंसी होती है ना तो हीमोसिस्टीन की ब्रेकेज नहीं होती, तो हीमोसिस्टीन वहाँ पड़ा रहता है और इसके इंक्रीज लेवल्स हो जाते हैं हीमोसिस्टीन के। अब इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगेन वही बात कि विटामिन B12 एब्जॉर्ब कहाँ से होता है, टर्मिनल आइलियम से। अब टर्मिनल आइलियम से एब्जॉर्ब होने के लिए ना वहाँ पे रिक्वायर्ड होता है इंट्रिंसिक फैक्टर, और जो पेराइटल सेल्स होते हैं ना वो हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज कर रहे होते हैं। और बेसिकली पेराइटल सेल मोस्टली होते कहाँ हैं, फंडस ऑफ स्टोमिक में होते हैं। ये फंडस ऑफ स्टोमिक होती है, यहाँ पे पेराइटल सेल होते हैं, पेराइटल सेल रिलीज करते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर की हेल्प से जो हमारे पास विटामिन B12 है वो एब्जॉर्ब होता है इन टर्मिनल आइलियम। अब हमारे पास विटामिन B12 डेफिशिएंसी अगर बाय फिशर हो जाए, फिश मछलियों में जो आदमी काम करता है उसमें हो जाए, तो वो हमारे पास क्यों होती है, उसे कहते हैं डायफेलोबोथ्रियम लेटम की वजह से। डायफाइलोबोथ्रियम लेटम की वजह से होती है। अगर फिशरमैन में हमारे पास विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो जाए तो किसकी वजह से होती है, डायफाइलोबोथ्रियम लेटम की वजह से। अब इम्पॉर्टेंट फीचर इसमें ये है कि B12 डेफिशिएंसी एनीमिया को हम परनीशियस एनीमिया भी बोलते हैं। इसमें हमारे पास ओरल अल्सर्स हो रहे होते हैं, या उसे हम ये भी कह सकते हैं कि माउथ अल्सर्स हो रहे होते हैं। इसमें माउथ अल्सर इसका इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। और डायफेलोबोथ्रियम लेटम क्या करते हैं, विटामिन B12 डेफिशिएंसी करा देते हैं, तो वो हमारे पास एनीमिया करा देते हैं, जिसे परनीशियस एनीमिया भी कहते हैं। और इसमें अगेन वही बात है कि ओवर द ईयर जो है ये हमारे पास मेल न्यूट्रिशन की वजह से जो होता है उसे कहते हैं विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया। ये ओवर द ईयर मेल न्यूट्रिशन की वजह से होता है। और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जो हैं इसमें एक और चीज़ ये भी आती है, इसमें टिंगलिंग सेंसेशंस आना शुरू हो जाती हैं। ये सारे फीचर्स इंपॉर्टेंट थे विटामिन B12 से रिलेटेड। नेक्स्ट पे हम देखते हैं फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। इसमें भी हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स होते हैं, इंक्रीज होमोसिस्टिन लेवल्स होते हैं। अब इसमें याद रखना है कि इंक्रीज होमोसिस्टिन लेवल होते हैं लेकिन नॉर्मल मिथाइल मेलानोइक एसिड लेवल्स होते हैं। और इसमें नो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स इसमें कोई भी नहीं आते। और ये हमारे पास जो हमारे पास मेल एब्जॉर्प्शन होता है ना, अर्ली मेल एब्जॉर्प्शन, ये तो मैंने आपको बताया विटामिन B12 डेफिशिएंसी ओवर द ईयर मेल न्यूट्रिशन की वजह से होता है। और अगर अर्ली मेल एब्जॉर्प्शन की वजह से कोई एनीमिया हो रहा हो मैक्रोसिटिक, तो वो कौन सा होता है हमारे पास, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। नेक्स्ट पे हम नीचे पढ़ते हैं क्लिनिकल पल्स। इसमें कहते हैं फोलेट स्टोर इन द डिप्लेटेड इन 3 to 6 मंथ, विटामिन B12 सफिशिएंट फॉर मोर देन 3 ईयर्स। मतलब अगर फौरी तौर पे कोई मसला हो गया, अगर गैस्ट्रोटमी हुई है, फौरी तौर पे हमारे पास कोई एनीमिया हो गया, तो उसे हम कहेंगे कि वो फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया हुआ है। लेकिन अगर ओवर द ईयर आ जाएगा, मोर देन 6 मंथ पे चला जाएगा, देन हम उसे मेंशन करेंगे कि वो हमारे पास विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया है। फिर कहता है फोलेट कॉमनली फाउंड इन द ग्लीन leafy vegetables, while the vitamin B12 found only in the food of the animal origin। हरी सब्जियों, हरे पत्तों में हमारे पास कौन सी होती है, फोलेट होता है।
तो वो हमारे पास फोलिक एसिड डेफिशिएंसी कराता है। लेकिन जो विटामिन B12 है वो हमारे पास कहाँ पे होता है, एनिमल ओरिजिन होता है उसका, सिर्फ वो एनिमल फूड में पाया जाता है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब इसमें वो कहता है कि इफ़ समवन इज डेफिशिएंट इन द विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड, द विटामिन B12 डेफिशिएंसी मस्ट बी ट्रीटेड फर्स्ट। अगर वो कहता है कि फोलिक एसिड भी डेफिशिएंट है, उसमें विटामिन B12 भी डेफिशिएंसी है, तो हमने सबसे पहले किस चीज़ को ट्रीट करना है, उसके विटामिन B12 डेफिशिएंसी को हमने सबसे पहले ट्रीट करना है। फिर कहता है फोलेट कैन बी ट्रीटेड, फोलेट can be lead to the steal of the B12 stores, causing the worsening of the न्यूरो कॉम्प्लिकेशंस। अब जो हमारे पास विटामिन B12 डेफिशिएंसी है उसे हमने इसलिए जल्दी ट्रीट करना है कि वो न्यूरो कॉम्प्लिकेशंस की तरफ लीड कर जाती है। अब नीचे हम इससे रिलेटेड MCQs पढ़ लेते हैं। सबसे पहले विटामिन B12 से रिलेटेड दे रहा है, कहता है पेशेंट कैम विद द पेलर एंड द नम्बनेस इन द एक्सट्रीमिटीज़। अब नम्बनेस इन एक्सट्रीमिटीज़ का मतलब ये है कि न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है, तो डायग्नोसिस हमेशा क्या होगा इसमें, विटामिन B12 डेफिशिएंसी होगा। और वो हमारे पास जो है मैक्रोसिटिक एनीमिया करा रहा है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, ये इसका दूसरा नाम प्रीनिशियस एनीमिया भी होता है। पेशेंट विद द पैनसाइटोपिनिया एंड द टिंगलिंग सेंसेशन, अगेन वही है विटामिन B12 डेफिशिएंसी है, क्योंकि टिंगलिंग सेंसेशंस आ गई हैं। इंजेक्शन विटामिन B12 इज नीडेड इन गैस्ट्रेक्टमी ड्यू टू लॉस ऑफ द पैराइटल सेल। अब अगर हमारे पास याद रखना है कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी होगी है ना, तो उसमें हमने IV विटामिन B12 उसे इंजेक्शन दे देना है फौरी तौर पे। तो अगर कहते हैं कि गैस्ट्रोटमी में लॉस ऑफ पेराइटल सेल हो गया, तो पेराइटल सेल का लॉस की वजह से वहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो कम पड़ रहा होगा, तो इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो हम उसे क्या देंगे, इंजेक्शन ऑफ विटामिन B12 दे देंगे। विटामिन B12 एब्जॉर्ब इन द आइलियम। अब याद रखना है कि विटामिन B12 कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, आइलियम में। फिर कहते हैं अ मैन प्रेजेंटेड विद द पैलर विद द मेल एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम, ब्लड एग्जाम रिवील द डिक्रीज RBCs काउंट होते हैं, एनाइसोसाइटोसिस हो जाता है, पैक्लोसाइटोसिस हो जाता है विद द रेज्ड MCV। तो इसका कॉज क्या है, विच पार्ट इज इफेक्टेड, तो आइलियम इफेक्टेड है, क्योंकि टर्मिनल आइलियम से हमारे पास क्या हो रहा होता है, विटामिन B12 एब्जॉर्ब हो रहा होता है थ्रू इंट्रिंसिक फैक्टर। Terminal ileum resection causes vitamin B12 deficiency. Treatment for the macrocytic anemia after gastrectomy is injectable vitamin B12. Treatment of the anemia after the total gastrectomy is IV vitamin B12. IV B12 is used in the ileal resection. For absorption of the vitamin B12, which of the following cell produce the रिक्वायर्ड फैक्टर, तो हमारे पास पैराइटल सेल जो होते हैं वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर, और इंट्रिंसिक फैक्टर की हेल्प से इन टर्मिनल आइलियम एब्जॉर्ब हो रहा होता है विटामिन B12। और अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए तो हम IV विटामिन B12 इंजेक्शन देते हैं फौरी तौर पे इसे कवर करने के लिए। A patient with a resection of the stomach and which vitamin will be given to prevent the deficiency is vitamin B12. For absorption of the vitamin B12, what is necessary to intrinsic factor required होता है। Regarding the intrinsic factor in small intestine bound to the cobalamin से होता है हमारे पास। One scenario of the B12 anemia, patient has loss of the sense of vibration। Again उसमें neurological features आ जाएंगे, that is loss of vibration हो जाएगा उसमें। Vitamin B12 carried in the blood by the transcobalamin type 2. B12 stored in the transcobalamin is 1. B12 transported by the transcobalamin 2. फिर कहता है हमारे पास मैक्रो ओवल oocytes, hypersegmented neutrophils and the thrombocytopenia indicate vitamin B12 deficiency. A patient has tingling sensation and his peripheral body and the lab investigation reveal raised MCV. What is the most probable pathology? तो हमारे पास pernicious anemia है। Child of the 2 year present in the OPD with the fever, pallor and fever, pallor and the bowel disturbance. So lab investigation revealed the HB5.6, MCV is 107, MCIC increased, investigation choice is serum विटामिन B12 लेवल करवाएंगे, क्योंकि इसमें MCV भी रेज्ड है, MCIC भी रेज्ड है, तो वो मोस्टली हमारे पास किसका फीचर होता है, हमारे पास मैक्रोसिटिक एनीमिया का, और उसमें मोस्ट कॉमन है सीरम विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया।
पेशेंट ऑन द डायलिसिस हैविंग द ओरल अल्सर। ओरल अल्सर किसका फीचर था हमारे पास, याद रखना है विटामिन B12 डेफिशिएंसी का। नेक्स्ट पे कहते हैं सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ द ESRD पेशेंट हैज़ द फिजियोलॉजिकल विटामिन B12 डेफिशिएंसी विच इज़ लीड टू द माउथ अल्सर। हिमोसिस्टिन लेवल इंक्रीज, अब याद रखते हैं मिथाइल मैलोनोइक एसिड और हिमोसिस्टिन लेवल दोनों इंक्रीज होते हैं विटामिन B12 में, और हिमोसिस्टिन अकेला इंक्रीज होता है इन फोलिक एसिड में। A child presented to you the fever, abdominal pain on examination, MCV and HB, uh, raised MCV और HB lower. What is the diagnosis? तो सीरम विटामिन B12 करवाएंगे, सीधा डायग्नोसिस। A female presented with the fatigue, pallor, and the tingling sensation. Peripheral flame show the oval macrocytes along with the hypersegmented neutrophils. Most appropriate diagnosis is vitamin B12 deficiency. A child of the 2-year age presented with the fever, diarrhea for the 2 days, and pallor. Lab show HB is 5.6, MCV is 107, MCAC increase investigation of the choice. तो ये हमारे पास क्या है, सीरम P12 से कराएंगे। A 60-year had the terminal ileum and the ileocecal junction resection. In the long run, he is likely to have the vitamin B12 deficiency. Anemia जिसमें MCV raised होगा, hypersegmented neutrophils होंगे, diagnosis है pernicious anemia. Female presented with the numbness, again numbness आ गया, peripheral smear show decrease HB, hypersegmented nuclei, that means pernicious anemia है या vitamin B12 deficiency anemia, ये same नाम है। मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ द pernicious anemia इज autoimmune atrophic gastritis। ये हमारे पास किस चीज़ का खास है, मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ pernicious anemia। नेक्स्ट पे वो फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया के MCQs मेंशन कर रहा है। इसमें कहता है प्रेग्नेंट लेडी इज एडवाइज टू ईट द ग्रीन वेजिटेबल्स विच न्यूट्रिएंट्स इज शी एडवाइज which play important part in the development of the fetus is folic acid। अब ग्रीन वेजिटेबल्स में फोलिक एसिड होता है, लेकिन वो जो विटामिन B12 है ना, वो प्योरली एनिमल फूड है। पेशेंट इन द whom MCV is raised and which of the following deficiency could cause this folic acid deficiency? Pregnant lady using the ferrous only result in the folic acid deficiency anemia. 30-week pregnant lady taking only iron tablets can have deficiency of the folic acid। अब याद रखना है प्रेग्नेंट लेडी में फोलिक एसिड देते हैं ना हम, तो इसलिए मोस्ट कॉमनली प्रेग्नेंट लेडी में जो भी एनीमिया होगा ना मैक्रोसिटिक, वो होगा हमारे पास फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। A 14-year-old boy eat only fast food, his peripheral blood show the low HB raised MCV। वो सिर्फ फास्ट फूड खा रहा है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं खा रहा, तो उसमें कौन सा एनीमिया होगा, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। नेक्स्ट में आते हैं, इसमें कहता है कि पेशेंट विद द HP8 है, WBC is 3 and the platelets is 50, his balance disturbance and his skin pigmentation MCV raised है, इसमें डायग्नोसिस इज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। बेसिकली ना हमारे पास जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, उसका मतलब ये है कि MCV लेवल्स इंक्रीज हुए हुए हैं, उसकी फर्दर टाइम पे है विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया या फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। तो हमारे पास ओवरऑल MCV लेवल्स इंक्रीज हुए हैं, तो कौन सा एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया डिक्रीज HP होता है, इंक्रीज MCV एंड MCH लेवल्स होते हैं। रिकॉर्डिंग मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ओवल मैक्रोसाइटोसिस होती है इसमें। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द मैक्रोसिटिक एनीमिया इज फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। Folic acid deficiency is mostly due to the malnutrition while vitamin B12 is mostly due to the malabsorption। अब याद रखना है मेल न्यूट्रिशन की वजह से अर्ली जो होती है वो होती है फोलिक एसिड, और मेल एब्जॉर्प्शन की वजह से ओवर द ईयर जो हमारे पास हो रही होती है वो कौन सी होती है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया। दैट इज वाई फॉर आवर पॉपुलेशन आई एम विद द फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास 169। इसमें कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर इज सिक्रेटेड फ्रॉम द गैस्ट्रिक फंडस। अब ये अगर हम यहाँ पे स्टोमक बनाएं तो यहाँ पे ये जो हमारे पास गैस्ट्रिक फंडस है ना, यहाँ से हमारे पास क्या कहता है कि इंट्रिंसिक फैक्टर जो है सिक्रेटेड फ्रॉम द गैस्ट्रिक फंडस, और वहाँ पे भी किससे बन रहा होता है, पैराइटल सेल से। फॉर एब्जॉर्प्शन आता है विटामिन B12 व्हाट इज नेसेसरी, तो इंट्रिंसिक फैक्टर रिक्वायर्ड होता है जो हमारे पास टर्मिनल आइलियम में एब्जॉर्ब कराता है विटामिन B12 को।
विच सेल्स सिक्रीट द इंट्रिंसिक फैक्टर, तो पैराइटल सेल इंक्रीज करते हैं या सिक्रीट करते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर को इन द फंडस ऑफ स्टोमक में. HCl and intrinsic factor is secreted by the parietal cell. Anti-intrinsic factor antibodies diagnosis for the pernicious anemia. Parietal cell release the intrinsic factor and HCl levels. A patient presented to the OPD with the S/H